గుజరాత్ లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ చారిత్రాత్మక సోమనాథ్ ఆలయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. फिर से संवारा पुनः प्रतिष्ठा की, लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही. सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते. इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए. लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था. मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं. सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया. साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है. राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया. हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है. इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा. हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा. साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं. लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है. आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है. साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है. आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं. केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है. जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है. आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है. साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं. और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है. साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं. आज आप देखिए, 4 धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास,
इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं। एक दूसरे में